नमस्कार प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय के कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 8 जंतु की संरचना एवं कार्य इस टॉपिक को लेकर ये क्लास है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे जंतुओं की उपाय संरचना क्या होती है, जंतुओं के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मनुष्य के अंदर जितने भी तंत्र पाए जाते हैं, खासतौर पर कंकाल तंत्र, इन सब के कार्य और संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से पढ़ें, किताब को साथ में रख सकते हैं और इस क्लास को आप एक बार ना सही 2-3 बार 4 बार कम से कम देखें, जिससे कि आपको पूरी अवधारणा स्पष्ट हो सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। यार बच्चों, आपने अपने आसपास बाग में, नदी में, तालाब में बहुत सारे चीजों को देखा होगा, बहुत सारे जंतु देखे होंगे, जैसे कि मेढक है, केचुआ है, घोंघा है, मछली है, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे चीज आपने देखे हो। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि इन सारे जंतुओं में सबसे बड़ा जंतु कौन सा आपको दिखा है, आपने जो देखा हो सबसे बड़ा जंतु कौन सा देखा है? ऊंट या हाथी? सबसे बड़ा जंतु आपने देखा होगा वो है हाथी। यानी कि धरती पर, या धरती तो नहीं कहेंगे, स्थल पर, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जो जंतु है उसका नाम है हाथी। हाथी स्थल पर पाया जाने वाला सबसे सबसे बड़ा जंतु होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरी धरती पर, तो हाथी से भी बड़े बड़े जंतु पाए जाते हैं। तो उस जंतु का जो नाम है उसका नाम है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है, जो कि समुद्र में पाया जाता, यानी कि समुद्र में वो पाया जाता। इस प्रकार अगर आपने देखा हो, आपने सबसे छोटा जीव कौन सा देखा है? आपने ध्यान दिया हो तो जो चींटी होती है, बहुत छोटे छोटे चींटी होती हैं, और साथ में जो गेहूं वगैरह में या चावल में जो घुन लगता है, घुन आपने देखा होगा, घुन बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ये सबसे छोटे जीव है जो हमारे आंखों से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इससे भी बहुत सारे छोटे जीव होते हैं जिनको हम प्रयोगशाला में परखनली पर स्लाइड पर रखकर, पानी की बूंदों में रखकर हम देख पाते हैं। अगर आप तालाब के पानी की एक बूंद लेकर जाएं या थोड़ा सा पानी लेकर जाएं, तो उसको अगर जब हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें जल की एक बूंद में कई प्रकार के छोटे छोटे जीव उपस्थित मिलते हैं। जैसे कि कहें तो वाणु हो गया, युगलीना हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो एक कोष की, वो आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाए। उनको देखने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आपने प्रयोगशाला में इसको देखा होगा। यह आकृति नजर आ रही, यहाँ नेत्रिका होती है, आवर्धक लेंस होता है, और इस स्थान पर, यहाँ पर जो एक स्थान है, यहाँ पर इस एरिया में लाइट रखी जाती है, और नीचे से यहाँ जब प्रकाश पड़ता है तो रोशनी इस पर से वापस ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ हम अपने आंखों के माध्यम से हम इसको चित्र को देख पाते हैं। देखते हैं तो हमें ये इस प्रकार की आकृति हमें नजर आती है। इससे बहुत सारे जंतु दिखाई पड़ते, तो जरूर से जरूर लैब में जाएं और इन जंतुओं को एक बार जरूर देखें। कैसे ये सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं पड़ते ऐसे, लेकिन पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए बच्चों कहा जाता है साफ पानी पिए, गंदा पिए, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव उसमें हो। सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। एक विशेष तरीके से स्लाइड बनाई जाती है, और उस स्लाइड को जब हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो जो वस्तु होती है वो 200 गुना यानी 200 गुना बड़ी हो जाती है, तभी हमें वो दिखाई पड़ती है। स्लाइड में कांच की पेन स्लाइड होती है, कवर स्लिप होती है, वॉच ग्लास, अभिरंजक, ब्रश, कैंची, सुई और चिमटी पाई जाती है। इसका जो अध्ययन है हम बड़ी कक्षाओं में ढंग से करेंगे। अभी हमें केवल एक परिचय प्राप्त करना था। सभी जीवधारी जो होते हैं, आपने जो देखा, निष्कर्ष निकाला कि कोई तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई बहुत छोटे हैं, यानी इनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकदंड होती है, वो होती ही नहीं, उनको हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं, और जिनमें होती है उनको हम कशेरुकी प्राणी कहते। तो कशेरुकी के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च प्राणी है वो मनुष्य माना गया है। मनुष्य के अंदर बहुत सारे अंग अलग अलग होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, सभी अंग अलग अलग होते हैं, सारे कार्य सभी के अलग अलग होते हैं। ये कुछ जंतु हैं जिनको आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो विभिन्न आकार के जंतु पाए जाते हैं। आकार के आधार पर जंतुओं का ये टाइप है, और हम देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जंतुओं के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उन अंगों का कार्य क्या होता। बच्चों, आपने कभी महसूस किया है कि आपने खाना खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद पेट में दर्द होने लगा? उसका रीजन क्या होता है? आइए आज हम इस नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस। बच्चों, हम भोजन रोज करते हैं। भोजन करने का एक ही कारण होता है, क्योंकि हमारे शरीर को वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है।
और वृद्धि और कार्य की जो ऊर्जा है वो आपको कहाँ से मिलेगी? भोजन से ही मिल सकती है। जो भी हम खाते हैं उसी से ऊर्जा मिले, तो ये ऊर्जा डायरेक्ट भोजन खाने से हमें मिलती नहीं है, बल्कि भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं को द्वारा ठीक से इस्तेमाल हो सके, इसके लिए उसका रूप बदलना जरूरी हो। यानी कि भोजन को घुलनशील के रूप में बदलना तथा कोशिकाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो प्रोटीन, वसा, स्टार्च, विटामिन और लवण होते हैं। इनमें से जो प्रोटीन, स्टार्च और वसा होते हैं वो तो पानी में घुलते ही नहीं, अघुलनशील होते हैं। तो अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनको हमको सरल करना पड़ेगा और घुलनशील करना, तभी जाके वो हमारे शरीर में अच्छे से पचेंगे। तो अघुलनशील भोजन को घुलनशील और सरल अवस्था में बदलने की जो क्रिया है, यही क्रिया पाचन कहलाती। अब पाचन की क्रिया तो जरूरी है, और कौन कौन से अंग हैं जो मनुष्य के अंदर ये कार्य करते। तो मनुष्य के अंदर अगर हम पाचन क्रिया की बात करते हैं तो इसमें 6 प्रमुख अंग आते हैं। पहला आता है मुख गुहा। इसका हम एक चित्र देख लेते हैं, फिर हम इन 6 के नाम यहाँ पर चित्र के माध्यम। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा है जहाँ हमारे दांत लगे होते हैं, ये मुख गुहा होती है। फिर ये जो पतली सी पाइप आई हुई है इसको बोलते हैं ग्रास नली। इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर अमाशय मिल जाएगा। अमाशय के बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमारे बहुत सारे अंग हैं जो पचने में सहायता करते हैं। इसके बाद यहाँ पर छोटी आंत मिल जाएगी, फिर यहाँ पर बड़ी आंत मिल जाएगी, और लास्ट में यहाँ पर मलाशय या गुदा। ये चने के 6 हिस्से होते हैं, और इन सभी हिस्सों के सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ग्रंथियां पाई। जैसे कि हमने अभी देखा कि मनुष्य के भोजन यानी कि पाचन ग्रंथि के पाचन अंग के जो अंग होते हैं कौन कौन होते हैं, तो मुख गुहा हो गया, भोजन नली यानी ग्रास नली हो गई, अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुदा। ये 6 हिस्से हो गए, इनको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ क्रिया विधि समझते हैं कैसे भोजन ठीक से पचता है शरीर। प्यारे बच्चों, भोजन को पचाने में 2 पाचन ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली ग्रंथि है उसका नाम है लीवर यानी कि यकृत। आपने लीवर का नाम सुना होगा। जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है। ग्लैंड का मतलब यह होता है कि उस ग्रंथि से बहुत सारा रस निकलता है। यकृत से जो रस निकलता है उसका नाम होता है पित्त रस, पाइल जूस। पित्त रस निकलता है, और ये जो पित्त होता है ये भोजन के पचने के लिए होता है। जो यकृत पाया जाता है, यकृत को रंग कैसा होता है, बहुत ही गहरे रंग का, भूरे रंग का ये पाया जाता है। स्पेशली चॉकलेट कलर इसे कह सकते हैं, इस कलर का ये पाया जाता है। दूसरा जो ग्रंथि महत्वपूर्ण है वो है अग्नाशय, तो हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, और अग्नाशयी रंग का जो श्रावण है यानी कि स्राव है, इसी अग्नाशय से होता है। तो पाचक अंग जो हमने 6 भी बात किए थे, और पाचक ग्रंथियां 6 और 2 मिला के 8, ये पूरे सबको मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पाचन तंत्र बनाते। पाचन ग्रंथियों के जो रस निकलते हैं वो कहीं न कहीं रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन को पचने में सहायता करते। और भोजन में प्रोटीन होती है, स्टार्च होती है, खंड और वसा होती है, इनको सरल और घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। तरल पदार्थ होते हैं वो आहार नाल में रहते हैं, वहां से ये कोशिकाओं द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते। यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो पाचन ग्रंथियों से जो पाचक रस है उसका स्राव भी कम हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। इसकी वजह से जो भोजन है वो ठीक से पचता, फलस्वरूप हमारे पेट में बहुत सारा दर्द होता है। बेटा बच्चों, यही एक रीजन था कि हमारे पेट में कभी कभी खाना खाने के बाद दर्द हो, यानी कि हमें खाना जो खाना चाहिए वो एक लिमिटेड, एक सीमित मात्रा में खाना चाहिए जिससे कि हमारे पेट में दर्द ना। ये तो बात हुई मनुष्यों, लेकिन बहुत सारे जंतु होते हैं। उन जंतुओं में कुछ जीव तो ऐसे होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सिंगल एक ही कोशिका है। इस अवस्था में वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करें? अमीबा है, पैरामीशियम है, ये दोनों तो एक ही कोशिकीय जीव होते हैं, और उसी कोशिका के माध्यम से भोजन को अपने अंदर लेते। केचुआ है, तिलचट्टा है, ये क्या होते हैं? ये जो जंतु होते हैं इनमें आहार नाल तो पाई जाए, लेकिन सारे अंग नहीं, कुछ अंग होते हैं कुछ अंग नहीं। जैसे कि मेढक है, छिपकली है, मछली है, और बहुत सारे पक्षी हैं, स्तनधारी हैं। इनमें तो एक बढ़िया सा पूर्ण रूप से विकसित आहार नाल होता है जिसमें भोजन अच्छे से पचता है। चलिए, पहला अंग हो गया पाचन अंग। अब हम बात करेंगे श्वसन अंग, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उन अंगों की हम बात करने। रेडी हैं? पढ़ते हैं। बिना श्वसन के कोई भी जीव नहीं रह सकता। तो जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है उसको हम अपने नाक के माध्यम से अपने अंदर जब इनहेल करते हैं, खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हवा होती है उसको हम अपने नाक से वापस बाहर छोड़ देते हैं। तो इस क्रिया को यानी कि ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, इसको हम अंतः श्वसन कहते हैं।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको हम उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाओं को समन्वय को हम श्वसन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया ऐसी है जो निरंतर चलती है, प्रत्येक जीव में जीवन भर चलने वाली ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को होने के लिए बहुत सारे अंगों की जरूरत पड़ती है, यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया में बहुत सारे अंगों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मछली की अगर हम बात करते हैं तो मछली के अंदर एक विशेष अंग होता है, इसका नाम होता है क्लोम या गिल। परीक्षा में बहुत आता है ये। मछली का श्वसन अंग क्या है? क्लोम या गिल होता है। इसके माध्यम से वो सांस ले पाती है। सेकंड, जो कीट पतंगे होते हैं, जो तिलचट्टा होता है या मक्खी तितली हैं, इनके अंदर वायु नलिकाएं पाई जाती हैं। वायु नलिकाओं के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं। जबकि पक्षियों में फेफड़े पाए जाते हैं, के अंदर वायुकोश होता है, उसके द्वारा होता है। जबकि स्तनधारियों में बढ़िया सा फेफड़ा होता है, विकसित होता है। इसके अंदर, फेफड़े के अंदर नासिका होती है, नास मार्ग होती है, ग्रासकंठ होता है, श्वास नली होती है और साथ में श्वसन नलिकाएं और फेफड़े सारे सम्मिलित होते। अरे बच्चों, अब हम बात करेंगे श्वसन के बाद हृदय की। ये रक्त के परिसंचरण में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है, यानी एक तरीके से जो पंपिंग है वो काम हमारे शरीर में। जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो, उसका जो रंग होता है लाल होता है, रेड कलर का पाया जाता है और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। यानी कि अगर हम अपनी मुट्ठी को अगर ऐसे बंद कर लेते हैं, इसी मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय यानी हार्ट पाया जाता है। और हमारे शरीर के जो वक्ष हिस्सा होता है, इसके जो बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है, इस साइड में जो हमारा हृदय होता है, झुका होता है, यह बिना रुके हुए जीवन भर एक लयबद्ध तरीके से धड़कता है। जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो दो कक्षों में बटा होता है, यानी दो हिस्सों में बटा होता है। एक ऊपर का हिस्सा, एक ऊपर के हिस्से में दो भागों में बटा होता है, नीचे के हिस्से। ऊपर के जो हिस्से होते हैं उनका नाम होता है आलिंद और नीचे का जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है निलय। ऊपर का जो हिस्सा आलिंद है उसमें भी दो हिस्से होते हैं, यानी दो भाग होते हैं, एक बाएं साइड, एक दाएं साइड। जो बाएं साइड का हिस्सा होता है उसको हम बायां आलिंद, दाएं साइड के हिस्से को हम दायां आलिंद कहते हैं। वैसे ही जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तो बाएं साइड का हिस्सा होता है हृदय का, उसको बायां निलय, और दाहिने साइड यानी कि हमारे राइट साइड में जो होता है तो हम बायां निलय कहते। इस प्रकार चार हिस्सों में बटा होता है, चार कक्ष होते हैं। हृदय में जो रक्त होता है वो विभिन्न शरीर के विभिन्न नलिकाओं के द्वारा हृदय में पहुंचता है और फिर उन्हीं नलिकाओं, दूसरी जो नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से ये जो रक्त होता है ये पूरे शरीर में वापस से पहुंच। एक संरचना आप देख पाएंगे, इसमें से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक हृदय का आकृति है। अगर हम इसको बांटना चाहें तो बीच का हिस्सा अगर हम यहाँ से कर दें ऐसे, तो ये ऊपर का हिस्सा आलिंद हो गया और जो नीचे का हिस्सा है ये निलय हो। तो यहाँ पर जो ये राइट साइड है, यहाँ पर राइट आलिंद, और लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट आर्टिकल और राइट, और यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट। फिर है यहाँ पर राइट निलय आरबी एंड यहाँ पर होगा बायां निलय यानी कि एल। इसके अलावा पश्चिमाधमनी यहाँ दिखाई पड़ रही है, यहाँ से जुड़ी हुई, यहाँ से रक्त है। मनुष्य के हृदय की संरचना है, यानी कि चार हिस्से में याद रखने हैं। मनुष्य के हृदय के चार कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां। हमारा हृदय रक्त को जीवन भर बिना थके हुए पंप करता है, रुधिर को पूरे शरीर में फैलाता है। एक संरचना से रक्त कैसे जाता है, इसकी संरचना को देख पाएंगे। हमारा हृदय है, हृदय के अंदर ऑक्सीजन के बिना वाला यानी कि अशुद्ध रक्त शरीर से आता है, तो हृदय उस रक्त को फेफड़े में भेज देता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है हवा के माध्यम से और जो रक्त होता है वो शुद्ध हो जाता है। फिर वो रक्त हृदय में पहुंचता है। हृदय शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को प्रवाहित कर देता है। शरीर के जो अंग होते हैं वो शुद्ध रक्त को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। फिर जो अशुद्ध रक्त बनता है, क्योंकि CO2 गैस रक्त में मिल जाता है, फिर वो अशुद्ध रक्त वापस से हृदय में पहुंचता है और हृदय नेक्स्ट उसको हम फेफड़े में भेजते हैं। फेफड़ा वापस से हृदय के पास शुद्ध करके भेजता है और हृदय वापस शरीर। इस चक्र के माध्यम से जो हमारा रक्त होता है वो चलता है और हमारा खून अच्छे से साफ होता। कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और बच्चों के अंदर ये 100 बार धड़कता है प्रति मिनट। आयु जो ही बढ़ती है धड़कन धीरे धीरे घटती, लेकिन तापमान, गुस्सा, डर, मानसिक चिंता आदि के समय जो एक धड़कन है वो कहीं नहीं बढ़ जाती है। आइए देखते हैं अब एक और अंग जो हमारे शरीर में सफाई काम करता है, उसका नाम है वृक्क यानी कि किडनी का एक सामान्य नाम क्या है हम सभी लोग जानते हैं, किडनी भी कहते। तो इस किडनी का जो काम होता है वो काम क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे वेस्ट पदार्थ
यानी कि एक तरीके से कचरा गार्बेज बनता है और अधिकांश ये जो पदार्थ होते हैं वो विषाक्त होते हैं यानी नुकसानदायक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में निकलते हैं यानी लिक्विड के रूप में निकलते हैं, तो इन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंगों की जरूरत पड़ती है और इन्हीं अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। मनुष्य में तो वृक्क यानी कि सेम के बीज के आकार के वृक्क पाए जाते हैं। आइए हम वृक्क की आकृति देखते हैं और फिर हम समझते हैं कैसे। मेरे बच्चों, ये है वक्र की संरचना। यहाँ पर दो सेम के बीज के आकार के आपको वक्र दिखाई पड़ रहे होंगे और यहाँ पर आंतरिक संरचना अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे आंतरिक हिस्से हैं जिसमें खून की सफाई होती। आइए वृक्क के कार्य देख लेते हैं, कैसे ये कार्य करता है और इसके पार्ट्स कौन। तो जो वृक्क होता है ये रक्त को छानता है और इसके रक्त के अंदर जो यूरिया होती है इसको बाहर निकालता है। मूत्र वाहिनी और मूत्राशय की सहायता से जो यूरिन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य में जो वृक्क है, मूत्र वाहिनिकाएं हैं, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है, ये सारे चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, उत्सर्जी अंग बनाते हैं। इन अंगों से मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण होता। मेरे बच्चों, अमीबा है, हाइड्रा है, स्पंज है और केचुआ, ये कैसे करते होंगे? इनके अलग अलग तरीके हैं, इनके अलग अलग तरीके हैं। आगे जाकर आप सीखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक से आप इनको पूछ सकते हैं कैसे। अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो वयस्क और स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का जो भार होता है वो करीब करीब 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार। और स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में करीब करीब 1 से लेके 1.8 लीटर यूरिन यानी कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। और यूरिन किससे बना होता है? 95% इसमें पानी होता है और 2.5% 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार ये मनुष्य का यूरिन का एनालिसिस हुआ। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कभी कभी हमें कृत्रिम वक्र का इस्तेमाल करना पड़ता है जो खून साफ करता है और इस प्रक्रिया को, खून को छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस भी कहा जाता। आइए बढ़ते हैं अब दूसरा हिस्सा, जो एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है जनन अंग। प्रत्येक जीवधारी जो भी होते हैं वो उनके अंदर नेचुरली अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यही लक्षण यानी यही गुण प्रजनन कहलाता। इन अंगों के माध्यम से प्रजनन क्रिया होती है, उसको हम जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। कुछ जंतुओं में नर और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, इनको हम एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। मनुष्य में मुख्य जो जनन अंग होते हैं वो होते हैं टेस्टिस और मादा में होते हैं मादा जननांग अंडाशय, यानी वृषण और अंडाशय, टेस्टिस एंड ओवरी दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाया जाता है, इनको हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं क्योंकि दोनों लिंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। कैचुआ हो गया ये दो लिंगी। अमीबा एक कोश की जंतु है जो कि अलग से इसमें कोई भी प्रजनन अंग पाया था। चलिए हम प्रजनन अंग को भी देख लेते हैं कैसे होते हैं। ये मानव शरीर के प्रजनन अंग हैं। यहाँ पर मादा जननांग है, यहाँ पर ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, कहीं न कहीं ये इसी को हम ओरी कहते हैं और यहाँ पर हम इसको टेस्टिस कहते, अंडाशय, सॉरी टेस्टिस इसको यानी वृषण कहते हैं, दो होते अंडाशय और टेस्टिस से होते। अब हम पढ़ते हैं अगले तंत्र की तरफ, वो है मस्तिष्क और तंत्रिकाएं, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र की तरफ। तंत्रिका तंत्र वही अंग होता है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कभी भी हम कुछ गर्म या ठंडा छूते हैं तो तुरंत हमारा हाथ हट जाता है। ये चीज जो क्रिया होती है वो हमारी इच्छा से नहीं होती है, यानी कि ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अधिकतर जो कार्य होते हैं उसको हम सोच समझ के करते हैं, यानी अपनी इच्छा से करते हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, बातें करना, ये सारी क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं होती। तो शरीर के अंदर घटित होने वाले बहुत सारी जो तंत्रिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण, नियमन तंत्र के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। 3 हिस्से होते हैं। पहले हम एक फिगर से देख पाएंगे तंत्रिका तंत्र को मनुष्य का। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ मस्तिष्क है ऊपर, फिर बीच में यहाँ पर स्पाइनल कार्ड लगी हुई, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसके अलावा भी बहुत सारे अंगों में तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं पाई जाती। तो चित्र में हमने देखा मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ रज्जु। तो मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं तीनों मिलकर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। इन कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई होती है 1 मीटर तक हो सकती है। एक छोर से दूसरे उद्दीपनों को ये ग्रहण कर दूसरे ओर संदेशों को भेजती। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा है, स्पंज है, इस शरीर के अंदर, इनके अंदर कोई भी तंत्रिका तंत्र पाया ही नहीं जाता है, लेकिन
ये संवेदना को ग्रहण करते हैं। हाइड्रा है, स्केरिस है, केचुआ है, ये इनके अंदर तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन विकसित नहीं, यानी कि काफी कमजोर अवस्था में ये चीज। अब हम बात करेंगे ज्ञानेंद्रियों की। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी लगती है। इन परिवर्तनों को स्वाद के अंत के लिए जो हमारे अंग होते हैं वो विशेष कार्य के लिए होते हैं, उन्हीं अंगों को हम संवेदी अंग कहते हैं। जैसे संवेदी अंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है आंखें, के अलावा कान, जीभ, हमारी त्वचा और हमारी नाक, ये पांचों हमारे संवेदी अंग होते हैं जो कि हमें समझने में सहायता करते। अब हम बात करेंगे इसमें कान की। तो कान को हम श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं। कान काम क्या होता है? एक तो काम होता है सुनना, दूसरा काम होता है शरीर को संतुलित बनाना। कान का जो कार्य होता है वो सुनना और शरीर का संतुलन बनाना होता। हमने देखा है मछली, मेढक, छिपकली और पक्षियों में बाहर कोई कान ही नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि स्तनधारी चाहे चूहा हो, खरगोश हो, मनुष्य हो या हाथी हो, इनमें बाहर कान पाए जाते। आइए हम कान की एक संरचना देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में इस प्रकार कान की संरचना पाई जाती है। ये बाहरी कान होता है तो सबको दिखाई पड़ता है, आउटर कान होता है। इसके बाद अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक हिस्सा होता है, इसको हम मध्य कान कहते हैं, होता है। और बाद में ये जो अंदर ये घूमी हुई संरचना है वो हम बोल सकते हैं इनर ईयर, यानी कि आंतरिक कान। इस प्रकार मनुष्य में ये कान के 3 हिस्से होते हैं, बाह्य, मध्य और ये इनर हिस्सा। 3 हिस्सों में हमारा जो कान है वो बटा होता। बाह्य जो कान होता है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना हुआ लचीला होता है, जिसमें रोम भी पाए जाते हैं और ये बहुत ही हल्का होता है। इसको आपने महसूस किया होगा, कान को आप टच कर सकते हैं, काफी हल्का होता है, मुड़ भी आसानी से जाता है। आप इसे छूकर चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हिस्सा होता है वो मध्य कान होता है। प्रति यहाँ पर भी चित्र दिया हुआ है, इससे आप समझ। मध्य कान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कर्ण, कान के अंदर एक झिल्ली होती है और उसके साथ साथ 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कर्ण गुहा के अंदर कर्ण पटाख की झिल्ली और जो छोटी छोटी अस्थियां होती, हड्डी होती है, इनसे मध्य कर्ण बनता है। आंतरिक कर्ण जो बनता है वो सेमी परमेबल यानी अर्ध पारदर्शक झिल्ली से बना होता है, एक कला गहन के रूप में दिखाई पड़ता। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण का जो कार्य होता है वो काम होता है ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर आंतरिक कर्ण तक पहुंचाना, यानी कि ध्वनि तरंगों को पकड़कर अंदर तक, कान के अंदर तक इसको पहुंचाना। साथ में आंतरिक कर्ण का जो संबंध है वो है श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक उस आवाज को, यानी कि कान का सीधा काम है सुनना और शरीर को संतुलित करना। कुछ फैक्ट्स हैं सुनने के मामले में तो भी जान लेते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिन बाहरी कान नहीं होते हैं। मेढक, छिपकली और पक्षी में बाहरी कान नहीं होते लेकिन आंतरिक कान इसमें होते और इन्हीं कार्यों के माध्यम से सुनने का कार्य होता। अब हम बात करेंगे आंखों की। हमें प्रकृति ने एक बहुत ही अच्छा वरदान दिया है कि हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। वस्तुओं को आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार आदि का अनुभव हम अपनी आंखों से कर सकते हैं। इन्हीं आंखों को हम दृश्य इंद्रिय भी कहते हैं, यानी देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए इंद्रिय भी कहते हैं। अगर हम मनुष्य की आंखों की बात करें तो आप देखेंगे तो ये आंखें आंखों का हिस्सा है। मनुष्य की जो आंख का ये बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई पड़ता है ये काले रंग का और साथ में थोड़ा सा व्हाइट हिस्सा यहाँ पर दिखाई पड़ता है, लेकिन एक बहुत छोटा हिस्सा ही हमको बाहर दिखता है। बाकी अंदर जो आंख की संरचना होती है काफी बड़ा होता है। यहाँ पर लेंस लगा होता है, इसी लेंस बाहर से जो भी किरणें आती हैं, प्रकाश किरणें, इसी लेंस से टकरा कर फिर एक इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनता है और रेटिना के पास ही बहुत सारे ये नर्व, ऑप्टिकल नर्व पाई जाती हैं जो सिग्नल लेकर, यानी कि इमेज की सूचना को लेकर हमारे ब्रेन तक। इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर जो हिस्सा होता है काले हिस्सा, इसको हम के अंदर वो छोटा सा छिद्र होता है जिसके अंदर से जो रोशनी होती है वो एंट्री कर पाती है। लेंस से होते हुए ये यहाँ तक आकृति, ये संरचना है। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मनुष्य की जो आंखें होती है वो खोपड़ी के अंदर कोटरों में होती है। कोटरों के अंदर आंखें सुरक्षित रहती हैं और हमारे आंखों का केवल 1/5वां हिस्सा ही दिखाई पड़ता है, यानी जितनी बड़ी हमारी आंखें दिखाई पड़ती है इससे 5 गुना बड़ी हमारी आंखें होती है। इनकी सुरक्षा के लिए पलकें और बरौनी भी होती हैं। जो मनुष्य की जो आंखें होती हैं वो एक उसके अंदर पारदर्शक उत्तल लेंस होता है। यार बच्चों, लेंस के द्वारा ही वस्तु को का जो प्रतिबिंब है वो हमारे आंखों के अंदर बनता है और वो चित्र मनुष्य देख सकते। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे केचुआ और हाइड्रा, इनमें आंखें नहीं होती हैं। कीटों में आंखें थोड़ा सा अलग प्रकार की होती हैं, उसको हम संयुक्त नेत्र भी कहते। मनुष्य की आंखों की आकृति हमने अभी देख ही ली है। बहुत सारे लोग दृष्टिहीन होते हैं। अगर मृत व्यक्ति चाहे तो अपनी पुतली को दान कर सकता है और प्रत्यारोपण के माध्यम से मृत्यु के 8 घंटे के अंदर अगर हम पुतली निकाल कर प्रिजर्व कर लेते हैं तो उसको 72 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को वापस से लगा सकते हैं, जिससे वापस से वो व्यक्ति देख सकता है। इसके लिए जब व्यक्ति जीवित हो उसे स्वेच्छा से नेत्रदान
घोषणा करनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले अंग की, वो है हमारा नाक। जो नाक होता है वो गंध को का अनुभव करने के लिए होता है। इसको हम घ्राणेन्द्रिय भी कहते हैं। और कुत्तों और चींटियों में ये शक्ति है काफी ज्यादा होती है, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो, इनका अनुभव नाक के माध्यम से कर पाते हैं। जो ट्रेंड कुत्ते होते हैं वो चोरों अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की सहायता भी करते हैं, तो इनका काम है सूंघना। अगला अंग है वो है जीभ। जीभ वही अंग होता है जो हमें बहुत सारी चीजों का स्वाद लेने में हमारी सहायता करते हैं। मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और कसैला, ये सारे स्वाद खाद्य पदार्थों के होते हैं। इसके प्रति जीभ संवेदनशील होती है, इसीलिए इसे स्वादेंद्रिय भी कहते हैं। स्वाद संबंधी संवेदनाएं हैं वो जीभ में अलग अलग हिस्से में स्वाद कलिकाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जीभ का काम है वह बोलने में सहायता करना और भोजन और लार को मिलाने में भी ये कार्य करता है। लेकिन मेढक एक ऐसा जीव है जो इसकी जो जीभ होती है वो शिकार करने में भी सहायता करती है। अगर हम जीभ की संरचना देखें चाहें तो इस प्रकार से जीभ की बहुत सारी संरचना पाई जाती है। बाहर की संरचना ऐसी होती है, अंदर एक ये संरचना है। ये अलग अलग टाइप की पार्ट्स के रूप में हमें पूरी जीभ की संरचना देखने को मिलती है। अगला अंग है वो है त्वचा, यानी हमारी स्किन। त्वचा को हम स्पर्शेंद्रिय भी कहते हैं। त्वचा के माध्यम से ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना और खुरदुरा आदि का पता चलता है। नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों को पहचान कैसे करता है? छूकर करता है। इसको हम ब्रेल पद्धति भी कहते हैं। इस प्रकार त्वचा का भी कार्य है। नेक्स्ट जो अंग है वो है कंकाल। जैसे घर बनता है वहां पर बालू, सीमेंट, सरिया की जरूरत पड़ती है, पिलर बनाए जाते हैं और उसी पिलर के सहारे पूरा मकान का सांचा तैयार होता है और बड़ा मकान बनता है। उसी प्रकार जो शरीर होता है जंतुओं का, उसको आकार देने के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं संरचनाओं को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। यदि शरीर में कंकाल तंत्र ना हो, क्या होगा? हमारा पूरा शरीर एक गोले पिंड जैसे में बदल जाए। जंतुओं में जो कंकाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले के जो कंकाल होते हैं उनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे कि बाल हो गए, नाखून हो गए, सींग और खुर, ये बाह्य कंकाल है। और त्वचा के जो भीतर होते हैं जैसे कि हड्डी यानी अस्थि और उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज, ये अंतः कंकाल कहलाते हैं। बात करते हैं मनुष्यों में, जो इनकी संख्या होती है 206 होती है और बच्चों में 213 पाई। बच्चे बड़े होते हैं, शिशु बड़े होते हैं तो उनकी हड्डियां जुड़कर संख्या 206 ही हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे जंतु, मेढक, खरगोश भी, उनकी भी आकृति होती है वो कंकाल से बनी होती। अगर हम मनुष्य की कंकाल को देखना चाहें तो इस प्रकार आकृति नजर आती है। सबसे ऊपर हड्डी यानी सिर के अंदर क्रेनियम होता है, फिर वर्टिब्रा है, फिर रिब्स है, स्कैपुला है हाथ के पास, ह्यूमरस, यहाँ पर पेल्विक रीजन में पेल्विस और हैंड में यहाँ पर रेडियस और तुलना है। जो एक लॉन्ग बोन है ये कहलाती है फीमर, फिर पटेला है, टिबिया है और नीचे साइड में फेबुला पाया जाता है और यहाँ पर टार्सल पाई जाती है। इस प्रकार ये बहुत सारे हड्डियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अब किस किस अंग में यानी किस किस एरिया में हड्डियों की संख्या कितनी है तो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिर की बात करें, हमारे सिर के अंदर 28 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें से 20 हमारे चेहरे पर होती हैं और 8 हमारी खोपड़ी में पाई जाती। इन हड्डियों को अगर हमें देखना है या समझना है तो हम के माध्यम से इनका चित्र देख सकते हैं। तो मनुष्य का जो अंतः कंकाल है वो दो भागों में बटा। एक है अंतः अच्छी कंकाल, दूसरा है अनुबंधी। अच्छी कंकाल में खोपड़ी, कशेरुकदंड और ओस्थि, पसली आती है और अनुबंधी में मेखलाएं और हाथ पैर की हड्डियां आती। अच्छी कंकाल की हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया खोपड़ी, कशेरुकदंड और उरोस्थि की हड्डी पाई जाती। खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं तो खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। मनुष्य की जो खोपड़ी है वो कुल 28 हड्डियों से बनी होती है और दो हिस्सों में बटी होती है, कपाल और चेहरे की हड्डी। जो हमारा कपाल होता है यानी कि सिर का हिस्सा होता है वो उसके अंदर 8 और चेहरे पर इस हड्डी पाई जाती है। इनका जो कार्य होता है वो होता है हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा का। फिर कशेरुकदंड आती है। कशेरुकदंड यानी रीढ़ की हड्डी। तो आपने पीछे अगर गर्दन के पीछे हिस्से में देखा हो, यहाँ पर टच किया हो तो यहाँ आपको मेरुदंड का अनुभव आपको हो जाएगा। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 26 हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चों में, शिशुओं में 33 होती हैं। इनको हम कशेरुकाएं कहते हैं। मेरुदंड रीढ़ रज्जु की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। स्पाइनल कार्ड जरूरत सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। और ये हड्डियां मेढक और अन्य कशेरुक जंतुओं में भी पाई जाती है। हिस्से बांटे तो यहाँ पर ग्रीवा और वक्षी, कटी और चिक्रम 4 हिस्सों में बटा होता है कशेरुक। अब हम बात करेंगे उरोस्थु और पसलियों की। तो हमारे जो वक्ष होते हैं, चेस्ट होता है, उसमें 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार हड्डियां हैं जो कि पसली और पिंजर बनाती हैं। ये पसलियां क्या होती है? वक्ष में जो पिछला हिस्सा होता है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है
और आगे आकर ये उरोस्थी से जुड़ा होता है। इसका जो कार्य होता है वो हमारे फेफड़े की और हमारे हृदय की सुरक्षा करना होता। दो प्रमुख अंगों की सुरक्षा ये हमारी पसलियां करती और उरोस्थी करती। सेकंड है अनुबंधी कंकाल, यानी कि हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं और मेखलाएं हैं वो इसी में आती हैं। इनकी कुल संख्या होती है 126। हड्डियों के बीच में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, इनको हम संधि कहते हैं और इसी संधि के अनुसार हमारी हड्डियां आगे पीछे मूव करती हैं, मुड़ सकती हैं और हम इनके माध्यम से ही चल पाते। हमारा जो कंकाल तंत्र है वो हड्डियों का ढांचा है और इनका आपस में जो जुड़ाव है वही संधि कहलाता। हम बात करेंगे उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की, तो ये ऐसे होते हैं जैसे हमारे कान में, नाक में होते हैं, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, इनको उपास्थि कहते हैं। मनुष्यों में भी पाया जाता है और बहुत सारे जंतुओं में पाया। अंत में अगर हम बात करें जो हमारा ये स्केलेटन है, कंकाल है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, तो कंकाल का पहला कार्य है वो शरीर की आकृति को निश्चित करना और एक सुदृढ़ आकृति देना, शरीर को सुदृढ़ बनाना, शरीर को सुरक्षित करना और जो स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ रज्जु है, उसकी सुरक्षा करना, हमारे सुरक्षा करना और चलने में, प्रचलन में भी ये सहायक होती। अब हम बात करेंगे जंतुओं में गति कैसे होती है कि नंगों द्वारा जंतु मूवमेंट करते हैं। तो स्थान बदलने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे पक्षी हैं तो पक्षियों में पंख होते हैं, मछलियों में पखने होते हैं, तो स्थल में चलने वाले जंतुओं के क्या होते हैं, पैर होते हैं। ऐसे ही केचुए के अंदर और सूक के अंदर सीटी पाई जाती है। पैरामीशियम के अंदर सीलिया होता है, अमीबा के अंदर मोटे पैर होते हैं जिनसे ये धीरे धीरे चल पाते। पंख होता है वो एक तरीके से अगले जो पैर होते हैं वो उनका रूपांतरण हो जाता है पक्षियों में और इनकी जो पूंछ है वो भी दिशा बदलने में सहायक हो जाती। ये हम आकृति देख पा रहे होंगे पख की, यानी पखने हैं, साथ में बहुत सारे पक्षी की आकृतियां दिखाई पड़ रही होंगी जो हमें उड़ने में सहायक अंगों को दर्शाता। मनुष्य एक दूसरे स्थान पर जो गमन करता है कैसे करता है या जंतु कैसे करता है, तो आप लिख सकते हैं केचुआ, मनुष्य में गति कौन कौन सी होती है। मनुष्य दौड़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल करता है, गेंद फेंकने के लिए हाथों का इस्तेमाल करता है और कंधों के चारों तरफ घुमाकर अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति कर सकता है। और भी बहुत सारी गतियां हैं वो पीठ होने के माध्यम से वो कर लेता है। ये बहुत सारी गतियां मनुष्य शरीर में पाई जाती। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा होता है। आइए हम रिकैप कर लेते हैं हमने आज इस चैप्टर में क्या सीखा। ऐसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी का कशेरुकदंड नहीं होता है उनको हम अकशेरुकी प्राणी कहते हैं, जिनमें होता है कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। हमारा जो आहार नाल है वो मुख, गुहा, ग्रासनली, ग्रासनाल से छोटी आंत बड़ी आंत से बना। यकृत और अग्नाशय पाचक ग्रंथियां होती हैं जो कि में से यकृत पित्तरस बनता है, जो कि यकृत पित्तरस है वो यकृत से ही। जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं, वृक्क है, त्वचा है, यकृत, फेफड़े और आंतें, ये उत्सर्जी अंग के रूप में। मनुष्य का हृदय 4 हिस्सों में बटा होता है, कक्ष में बटा होता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मनुष्य में हड्डी 206 होती हैं और बच्चों में 13 पाई जाती है। इस प्रकार ये चैप्टर लंबा था। आप अंत तक चैप्टर को आपने पढ़ा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसको एक बार में आपको समझ ना आया हो दोबारा देखें और इसके बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाए। उम्मीद है आपको आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो परीक्षा के दौरान आने वाले प्रश्नों को ठीक से हल कर पाए, हमारा उद्देश्य। बच्चों मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।